इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे बरे-आज़म और दुनिया के छठे बड़े तरीन कंट्री की, जिसका 90% रकबा बेआबाद है। ये ऐसा कंट्री है जिधर कटिंग की दुकान खोलने से पहले इसका डिप्लोमा लेना जरूरी है। इस कंट्री की आबादी कम है और भेड़ें ज्यादा, जो है तो मसीही कंट्री, लेकिन खाना काबा में कुर्बानी की सबसे ज्यादा जानवर यहीं से जाती हैं, जिसे काले पानी की सरजमीन भी कहा जाता है। जिसके सहरा में जो रास्ता भटक जाए वो जिंदा मुश्किल से ही मंजिल पर पहुंचता है। यहाँ एक ऐसा सिटी भी है जहाँ हर तरफ सिंह सरदार नजर आते हैं। दुनिया में जिस वक्त सर्दी का राज होता है, इस धरती पे जोरों की गर्मी पड़ रही होती है। ये कंट्री बाकी दुनिया से 6 महीने पीछे है। मुल्क में 6 टाइम जोन है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही 3 घंटों का फर्क है। दोस्तों, छोड़कर जाना नहीं कहीं, क्योंकि आज का ट्रैवलॉग बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करे आया, बुखैर रागले, मरहबा, जी आयनो, खुश आमदीद और वेलकम। ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑफिशियल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। क्या ये बरे आजम या कंट्री है? असल में ये बरे आजम भी है और इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का मुल्क भी। बरे आजम खुश्की के एक बहुत बड़े कते को कहते हैं। बरे आजम ऑस्ट्रेलिया भी खुश्की का बहुत बड़ा कता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बेशुमार छोटे मोटे जजीरे मौजूद हैं, जो खुश्की के बड़े कता वाली बरे आजम की तारीख पर पूरे नहीं उतरते। इसलिए इस रीजन को ओशियानिया कहा जाता है, जिसमें 14 मुमालिक शामिल हैं, जबकि बरे आजम ऑस्ट्रेलिया में 2 मुमालिक ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं, जबकि इंडोनेशिया का थोड़ा सा हिस्सा भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी जुबान अंग्रेजी है और इसका लहजा मखसूस ऑस्ट्रेलियावी होता है। ऑस्ट्रेलिया एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की मईशत रखने वाला मुल्क है। इसकी फीकस आमदनी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से जरा सा ज्यादा है। इंसानी तरक्की के इंडेक्स में इसे 3रा नंबर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। मसलन भेड़ों और कैंगरू की आबादी मुल्क की आबादी से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलियावी नामों को शॉर्ट करके बोलने में माहिर हैं। ये फुटबॉल कहने की बजाय फिटी कहते हैं। इंजमाम को इंजी, मुश्ताक को मुशी कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ईसाई दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते हैं। मुल्क में को एजुकेशन की सहूलत भी मौजूद है। वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को मखलूत स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चियों को मखलूत स्कूलों में भिजवा देते हैं, जबकि बाकी वालिदैन लड़कों को मर्दाना स्कूलों और बच्चियों को जनाना स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं। ये सहूलत यूरोप और अमेरिका में मौजूद नहीं। स्कूल 12 जमातों तक होते हैं। 12 दर्जे पास करने के बाद तालिबे इल्म यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ हुकूमत की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग के स्कूल भी कायम हैं। हजारों तालीमी सेंटर खुले हैं। ये सेंटर RTO यानी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ये इदारे शहरियों को छोटे छोटे कोर्सेज करवाते हैं। हुकूमत कोर्सेज करने और करवाने वालों को दोनों को इमदाद देती है। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, चुनाचे ऑस्ट्रेलियन शहरी स्कूल की तालीम के बाद प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। मुल्क की 60% आबादी के पास एक स्किल लाजमी है। आप बाल काटना चाहें या एजेंट बनना चाहें या फिर कश्ती चलाना चाहें, आपके लिए डिप्लोमा जरूरी होगा। ऑस्ट्रेलियावी अक्सरियत बरतानिया और आयरलैंड से आबादकारों की औलाद है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक वजह पुरकशिश प्रोग्राम बराए तारकीन वतन भी शामिल है। आपको यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर तालिबे इल्म गैर मुल्की नजर आते हैं। आपको वहाँ चीनी और पंजाबी इंडियन तुलबा की अक्सरियत नजर आएगी। हुकूमत इस मसले को सीरियस ले रही है, चुनाचे ये यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तालिब इल्मों को शहरियत देकर इन्हें वहीं रख लेती है। यूं इनको स्किल्ड लोग भी मिल जाते हैं और शहरियों की टैक्स मनी भी ज़ाया नहीं होती। इन्होंने छोटी और मुश्किल जॉब्स अपने शहरियों के लिए आसान बना दी हैं। तामीरात मुल्क में महंगा तरीन पेशा है। आपको इस शोबे में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन लोग नजर आएंगे। आपको सड़क से कसीर मंजिला इमारत की तामीर तक सिर्फ गोरे दिखाई देंगे, लेकिन आप लिबार्ट्रियों, अस्पतालों, टैक्स डिपार्टमेंट और फैक्ट्रियों में चले जाएं, आपको वहां
गैर मुल्की ज्यादा नजर आएंगे। ये चीज साबित करती है हुकूमत को जहाँ आला तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत होती है, ये वहाँ गैर मुल्कियों को शहरियत का लालच देकर फिट कर लेती है, और जहाँ कम तालीम और मामूली हुनर से काम चल सकता है, ये वहाँ अपने लोगों को फोकियत देती है। हुकूमत ने आबादी और वसाइल दोनों पर कड़ी नजर रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा 77,41,220 मुरब्बा किलोमीटर है। 23,000 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी है और ये वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2,58,10,000 है। गोया ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना छोटा कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया का 90% रकबा बेआबाद है। ये अगर चाहे तो इस 90% रकबे पर पाकिस्तान जैसे 10 मुमालिक आबाद कर सकता है, लेकिन ये जानता है मुल्कों को सिर्फ रकबा दरकार नहीं होता, इन्हें वसाइल भी चाहिए होते हैं। चुनाचे ये इमिग्रेशन के मामले में बहुत सख्त हैं। ये गैर हुनरमंद लोगों को मुल्क में नहीं घुसने देते। हाँ, अलबत्ता अगर आप आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया में खुशामदीद कहा जाएगा। हुकूमत ये जानती है हम दुनिया को इंडस्ट्री में मात नहीं दे सकेंगे, चुनाचे इन्होंने ज़राअत को अपनी सनत बना लिया। ये लोग लाखों एकड़ पर गन्ना, केला, कपास और फल उगाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गाय और भेड़ें दुनिया में पहले नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुमालिक में शुमार होता है। दुनिया का महंगा तरीन शहद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पैदा होता है। ये दोनों मुल्क दुनिया भर को गोश्त भी सप्लाई करते हैं। ये हर साल $24 बिलियन की डेयरी मसनूआत बेचते हैं। हर साल लाखों फर्जंदाने तौहीद खाना काबा में हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं और सबसे ज्यादा कुर्बानी के जानवर ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होते हैं। आप अगर नक्शे में ऑस्ट्रेलिया को देखें तो आपको मुल्क के तमाम शहर समंदर के किनारे आबाद मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा बंजर और सहरा पर मुश्तमिल है। नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो इतना सुर्ख है जैसे सियारे मरीख का कोई हिस्सा हो। ये सुर्खी यहाँ पे मौजूद सहराओं की वजह से है। दरअसल इन सहराओं की मिट्टी में बड़ी तादाद में आयरन यानी लोहा एलिमेंट मौजूद है और इसी की वजह से इसका रंग इतना सुर्ख दिखता है। दुनिया में लोहे की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले मुमालिक में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसकी मिट्टी सबसे पुरानी और सबसे कम जरखेज है। इसमें तस्मानिया का बड़ा जजीरा और बहरे जनूबी, बहरे हिंद, बहरुल काहिल के कई छोटे छोटे जजायर भी शामिल हैं। इसके हमसाया मुमालिक में जनूब मशरक की तरफ न्यूजीलैंड, शुमाल मशरक की तरफ सोलोमन जजायर, वानुआतू और न्यू कैलेडोनिया और शुमाल में पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया मीठे पानी की कमी का शिकार भी है। पानी की ये कमी इसकी आबादी के कम होने की बुनियादी वजह है। चुनाचे हुकूमत ने जदीद तरीन एरीगेशन सिस्टम इजाद करवा लिया। ये सिस्टम पूरे मुल्क में इस्तेमाल होता है। आप इस सिस्टम से कम पानी से ज्यादा फसल हासिल करते हैं। क्वींसलैंड स्टेट गन्ने और शुगर मिलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रिस्बेन से कीन्स तक सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत नजर आते हैं। हम खेतों से गन्ना काट कर मिलों तक पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम नहीं है। आपको खेतों के दरमियान ही शुगर मिलें भी मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में खेतों में मशीनें लगी हैं। ये मशीनें खेत से गन्ना काटती हैं, इसे छोटी छोटी गंडेरियों की तरह टुकड़ों में तोड़ती हैं। ये टुकड़े ट्रालियों में भरे जाते हैं और ये ट्रालियां सीधी मिल चली जाती हैं। हमारी शुगर इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपनाती? किसानों में ये तकनीक मुतारफ क्यों नहीं कराती? हमारे किसान ने अपने आप को रवायती काश्तकारी तक महदूद क्यों कर रखा है? ये सवाल बार बार मेरे जहन में आता है और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, पूरे ऑस्ट्रेलिया में टूंटी का पानी पीने के लिए महफूज है। चुनाचे वहाँ PM से लेकर आम शहरी तक लोग टूंटी का पानी पीते हैं। मिनरल वाटर सिर्फ सफर के दौरान पिया जाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेवरेज की 2 लाइन इस्तेमाल होती हैं। एक में गटर का फुजला जाता है जिसे शहर से बाहर डंप किया जाता है। दूसरी लाइन में बारिशी और घर के इस्तेमाल का आम पानी डाला जाता है। इसी पानी को ट्रीट करके फसलों और पौधों को दिया जाता है। आप अपने टॉयलेट का फ्लश सिस्टम देखिए। आपको फ्लश टैंक के साथ 2 बटन नजर आएंगे। एक बटन दबाने से पूरी टैंकी खाली हो जाती है, जबकि दूसरे बटन से सिर्फ आधा टैंक इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया ने इजाद किया और ये इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है। इससे पानी की बचत होती है। हम कमाल लोग हैं। हम दरियाओं को समंदरों में गिराते हैं और इसके बाद बाल्टियां उठाकर गली गली पानी की भीख मांगते हैं। हम बरसात में डूबकर मर जाते हैं और बाकी 9 महीनों में बारिश की दुआएं करते हैं। और कमाल लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं हुआ करती। इन्हें सिर्फ बजाने के लिए ढोल, वोट डालने के लिए बिरयानी की एक प्लेट और हुक्मरानों के लिए बनारसी ठग चाहिए होते हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कैनबरा है। इस शहर की जगह को 1908 में सिडनी
سڈنی اور میلبورن کے باسیوں کی باہمی رضامندی سے بطور صدر مقام چنا گیا تھا۔ آسٹریلیائی تاریخ اور طرز تعمیر میں یہ شہر نسبتاً انوکھا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہایت منظم اور روایتی طرز تعمیر سے ہٹ کر تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کی آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آسٹریلیا کا 8واں بڑا سٹی ہے اور یہ ٹھنڈا شہر ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر سال انکم ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس دہندہ کو شکریہ کا خط لکھتا ہے، ملکی معیشت کے اعداد و شمار دیتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے آپ نے اس معیشت میں کتنا حصہ ڈالا اور اب آپ کا ٹیکس کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ آسٹریلین حکومت ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ صحت پر خرچ کرتی ہے، اس کے بعد ویلفیئر پر، اس کے بعد تعلیم اور دفاع کی باری آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں آسٹریلین ٹائم زون کے بارے میں۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سورج مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جاتا، یہ دائیں بازو پر طلوع ہوتا ہے اور دائیں بازو ہی پر غروب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جون جولائی گرم مہینے ہوتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں یہ سردیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دونوں ملک باقی دنیا سے 6 مہینے پیچھے ہیں۔ یہاں نومبر، دسمبر اور جنوری میں گرمی پڑتی ہے، جبکہ یہ جون جولائی میں گرم جیکٹس پہن لیتے ہیں، ہیٹر جلا لیتے ہیں اور رضائیاں اوڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میں سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ پر پڑتی ہے اور 2 گھنٹے بعد سورج آسٹریلیا پہنچتا ہے۔ گویا براعظم آسٹریلیا سورج کا گھر ہے۔ ٹاپ ریٹڈ ٹورسٹ اٹریکشن ان آسٹریلیا۔ آسٹریلیا میں بہت سی ٹورسٹ اٹریکشن ہیں۔ آسٹریلیا کے پاس کھلا آسمان اور وسیع ساحل ہیں۔ حکومت نے ان دونوں کو سیاحت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ملک میں ایسی سینکڑوں ہوائی کمپنی ہیں جو سیاحوں کو پیراشوٹ کے ذریعے اسکائی ڈائیو یعنی آسمان سے کودنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ساحلوں پر اسکوبا ڈائیونگ بھی کرائی جاتی ہے۔ آپ کی پشت پر آکسیجن کا سلنڈر باندھ کر گہرے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور آپ پانی میں نیچے جا کر آپ بھی زندگی دیکھتے ہیں۔ سڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا سٹی ہے۔ سڈنی میں 53,70,000 لوگ رہتے ہیں۔ سڈنی ایک دھیما، کھلا اور ہوادار شہر ہے۔ آسٹریلیا کے رقبے میں سڈنی کا حصہ 12,367 مربع کلومیٹر ہے۔ سڈنی کا ہونڈائی بیچ بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سڈنی ہاربر برج بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ لیکن سڈنی کا نام آتے ہی جس چیز کا نام زبان پر پہلی مرتبہ آتا ہے وہ ہے سڈنی اوپیرا ہاؤس۔ سڈنی کا اوپرا ہاؤس ایک عظیم عمارتی تخلیق ہے۔ عمارتیں دنیا کی تمام بڑی تہذیبوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا سڈنی کا اوپرا ہاؤس آسٹریلیا کی پہچان ہے۔ یونیسکو نے اسے 2007 میں عالمی ورثہ قرار دیا۔ یہ عمارت دور سے ہوا میں تیرتے ہوئے بادل دکھائی دیتی ہے۔ اس کا تصور برطانیہ کے مشہور موسیقار یوجین آنسلے گونسنز نے دیا تھا۔ وزیر اعظم نے ڈیزائن کے لیے بین الاقوامی مقابلہ کرایا۔ ڈنمارک کے ڈیزائنر جون اٹزون کا ڈیزائن پسند کر لیا گیا۔ اٹزون نے سڈنی ہاربر پر بادلوں کا ٹکڑا ڈیزائن کیا۔ دنیا میں اس سے قبل کنکریٹ کا اتنا بڑا منصوبہ نہیں بنا تھا۔ حکومت نے اوپرا ہاؤس کے لیے لاٹری جاری کی، رقم جمع کی اور 1959 میں تعمیر شروع کر دی۔ اٹزون نے دن رات ایک کر دیے، منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا رہا، لیکن اوپرا ہاؤس کی کمیٹی اور اٹزون میں اختلافات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اٹزون دل برداشتہ ہو کے ڈنمارک واپس چلا گیا۔ حکومت نے اٹزون کے جانے کے بعد کام جاری رکھا۔ اوپرا ہاؤس دسمبر 1972 میں مکمل ہو گیا۔ یہ اس وقت تک ایک ناکام منصوبہ تھا، لیکن یہ جو ہی مکمل ہوا یہ دنیا کی حیران کن عمارت بن گیا۔ حکومت کو 1999 میں اٹزون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہوا، چنانچہ حکومت نے اسے سڈنی آنے اور اپنے ماسٹر پیس دیکھنے کی دعوت دی، لیکن اٹزون اس وقت تک بوڑھا بھی ہو چکا تھا اور وہ علیل بھی تھا۔ آپ ٹریجڈی دیکھیے، دنیا سے ہر سال 82 لاکھ لوگ اوپرا ہاؤس دیکھنے سڈنی آتے ہیں، لیکن جون اٹزون 2008 میں اپنا تخلیق کردہ ماسٹر پیس دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میلبورن دریائے یارا پر واقع یورپی طرز تعمیر والا آسٹریلیا کا دوسرا بڑا سٹی ہے۔ آپ اگر سڈنی سے بائیں جانب چلیں تو موسم سرد ہوتا جاتا ہے اور میلبورن سڈنی سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ میلبورن کے مضافات میں کئی اٹریکشن ہیں، جس میں پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے بیلارٹ یعنی سونے کا پہاڑ۔ یہ میلبورن سے زیادہ دور نہیں، آپ 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ہی قصبے میں داخل ہوتے ہیں یہ بستی آپ کو پونے 200 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ یہ قصبہ 1851 تک تاریخ کے گمنام صفوں میں گم تھا، لیکن پھر ساورن ہل پر ایک واقعہ پیش آیا اور بیلارٹ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں کو ساورن ہل سے اترنے والے چشمے سے اچانک سونا ملنے لگا۔ چشمے کی ریت، پتھروں اور مٹی میں سونے کے ذرات تھے۔ یہ خبر جو ہی قصبے سے باہر نکلی، دنیا جہاں کے مہم جو ساورن ہل کی طرف دوڑ پڑے۔ آسٹریلین تاریخ میں لوگوں کی یہ دوڑ
और गोल्डन रश कहलाती है। दुनिया से सोना निकालने की टेक्नोलॉजी भी इसी जगह पैदा हुई और ये गोल्डन रश 1918 तक जारी रहा। सावरन हिल पर आजकल तफरीही मकाम है। यहाँ हर साल 5.5 लाख लोग आते हैं। आप बेलारूट में फिरते हुए महसूस करेंगे इंसान का सबसे बड़ा मर्ज लालच है। सावरन हिल आज भी 150 साल पुरानी मार्केट मौजूद है। ये दुकानें इसी नाम से कायम हैं, जबकि सोना तलाश करने वालों के खैमे बेआबाद हो चुके हैं। मेलबोर्न के करीब दूसरी देखने की जगह हील्स विले की सेंचुरी है। ये गांव अपने चिड़ियाघर की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है। चिड़ियाघर में 3 दिलचस्प चीजें हैं। आप जो ही इसमें दाखिल होते हैं महसूस होता है आप जंगल में आ गए हैं। जानवर और परिंदे आपके दाएं बाएं घूम फिरते हैं। दूसरा तजर्बा आबी परिंदों का सेक्शन है और आबी परिंदों को चट्टानों पर बैठे पानी में उतरते और भागते दौड़ते देखते हैं। लेकिन सेंचुरी का सबसे शानदार तजर्बा जानवरों का अस्पताल है। इसके ऐन दरमियान अस्पताल की खूबसूरत और जदीद इमारत है। अस्पताल में जानवरों का इलाज और ऑपरेशन तक होता है। मेलबोर्न की तीसरी बड़ी अट्रैक्शन है गम्बोया पार्क। ये लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। कैंगरूज, कोआला और लामा, ये तीनों जानवर एक ही जगह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू अल्लाह ताला का अजीम मौजज़ा है। ये जानवर पिछली 2 टांगों पर लंबे लंबे जंप लगाता है। मादर कैंगरू के पेट पर छोटी सी थैली होती है। इसका बच्चा इस थैली में पैदा होता है। ये जो ही अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है माँ इसे थैली से बाहर निकाल देती है। लामा तवील कामत, ऊंट की तरह लंबी गर्दन और धड़ भेड़ की तरह होता है। ये शरारती जानवर है। ये खाई हुई खुराक फूंक करके किसी न किसी पर फेंक देगा। कोआला भी ऑस्ट्रेलिया का जानवर है। ये दुनिया के सुस्त तरीन जानवरों में शुमार होता है। ये सारा दिन सोए रहते हैं। आपको कोआला शाज़ो नादर ही जागते नजर आएंगे। मेलबोर्न के अट्रैक्शन फ्लिप आइलैंड है। ये मेलबोर्न के मज़ाफ़ात में पुल के जरिए खुश्की से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जजीरा है। ये 26 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़ा है। आइलैंड में रोज गरूब आफ्ताब के बाद पेंगुइन परेड होती है। पेंगुइन साहिल पर चहल कदमी करते हैं, चलते फिरते पहाड़ी पर मौजूद अपने घरों में घुस जाते हैं और यहाँ 33,000 पेंगुइन रहते हैं। हुकूमत ने पेंगुइन के साहिल पर टिकट लगाया और सियाहों को पेंगुइन परेड देखने का मौका फराहम कर दिया। टिकटों से हासिल होने वाली आमदनी से रिसर्च सेंटर बना दिया। पेंगुइन पानी और खुश्की दोनों पर जिंदा रहते हैं। ठंडे पानियों की मखलूक हैं, गर्म इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते। ये जिंदगी का 80% हिस्सा पानी और 20% हिस्सा खुश्की पर गुजारते हैं। मछलियाँ खाते हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। पेट भरने के बाद जमीन पर आ जाते हैं। ग्रुप का लीडर पहले खुश्की पर आता है। जायजा लेने के बाद जब मुतमिन हो जाता है तो आवाज निकालता है। इस आवाज के साथ ही पानी में मौजूद पेंगुइन साहिल पर आ जाते हैं। ब्रिस्बेन, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बिछा कर देखें तो आपको ब्रिस्बेन सिडनी के दाएं जानिब नजर आएगा। ये गन्ने, केले और माल्टे के बागात और अपने गर्म खूबसूरत साहिलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रिस्बेन में 23 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद खामोश शहर है। रात 9 बजे शहर में सन्नाटा हो जाता है। दुनिया के तमाम बड़े और खूबसूरत शहरों की तरह ब्रिस्बेन भी दरिया के 2 किनारों पर आबाद है। आधा शहर इधर है और आधा उधर। शहर के दोनों हिस्सों को पुलों ने जोड़ रखा है। डाउनटाउन में बुलंदो बाला इमारतें हैं और रौनक भी। हमारे इस्लामाबाद की तरह वहाँ भी एक दामने को है। आप वहाँ से पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। दरिया के जनूबी किनारे पर मसनूई बीच भी है, स्विमिंग पूल भी, पार्क भी और सड़क के साथ साथ रेस्टोरेंट और काफी शॉप भी। इस जगह रौनक रहती है। ये शहर गोल्ड कोस्ट की वजह से दुनिया भर के सियाहों की हतमी मंजिल है। चुनाचे आपको शहर में दुनिया जहां के लोग मिलते हैं। गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन से पौने घंटे की ड्राइव पर है। ये साहिल सफेद गर्म रेत, नीले पानी और साफ आसमान की वजह से मशहूर है। हुकूमत ने साहिल के साथ साथ दर्जनों स्पॉट बना दी हैं। सरफेस पैराडाइज में भारतीय ज्यादा हैं। ये नौजवान रेस्टोरेंटों और दुकानों में काम करते हैं। हुकूमत यहाँ काम करने वालों को पासपोर्ट जल्दी दे देती है। बायरन बे, ये गोल्ड कोस्ट पर दूसरा बड़ा और मशहूर मकाम है। ये शहर हप्पियों की जन्नत कहलाता है। आपको साहिली इलाकों में सैकड़ों की तादाद में हैप्पी नजर आते हैं। ये लोग तहजीब, कानून और माशरत को तस्लीम नहीं करते। ये शराब पीते हैं, चरस के मरगोले उड़ाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं और ये जिंदगी का सफर मुकम्मल करके और इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ग्राफ्टन सिटी 2 हवालों से मुनफरिद है। शहर के मुजाफात में वूलगुलगा का टाउन है,
قصبے میں کیلے کے میلوں تک پھیلے باغات ہیں۔ دوسرا حوالہ سکھ ہے۔ یہ سکھ سن 1800 کے آخر میں آسٹریلیا آئے اور وولگولگا آ کر کیلے کے باغات پر قابض ہو گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ آسٹریلیا میں سکھ اور کیلے دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہیں۔ وولگولگا کے سکھ آسٹریلیا میں اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ گاؤں میں 2 گردوارے بھی موجود ہیں۔ یہ اپنے بچوں کی شادیاں پنجاب میں کرتے ہیں۔ بہو پنجاب سے سیدھی وولگولگا آتی ہے اور پھر پوری زندگی کیلے کے باغ میں گزار دیتی ہے۔ ڈارون سڈنی کے دائیں جانب گرم علاقے ہیں، یہاں تک کہ ڈارون میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ ڈارون انڈونیشیا کے قریب ہے، آپ 2 گھنٹے میں وہاں سے جکارتا پہنچ جاتے ہیں۔ ڈارون کا وقت بھی سڈنی اور میلبورن سے مختلف ہے۔ غیر قانونی طور پر آسٹریلیا آنے والے زیادہ تر لوگ کشتیوں پر انڈونیشیا سے ڈارون آتے ہیں اور ڈارون پہنچ کر آسٹریلیا میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں۔ اور ایک اور غلط فہمی دور کرتا جاؤں، ڈارون سے سڈنی کا فاصلہ 4000 کلومیٹر کے قریب ہے اور اسے گاڑی پر طے کرنے کے لیے 42 گھنٹے چاہیے۔ تسمانیہ کوئی ملک نہیں، تسمانیہ سمندر میں گرا ہوا آسٹریلین جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ نیوزی لینڈ کے قریب ہے۔ اس کا ماضی انتہائی ظالمانہ ہے۔ سفید فام یورپیوں نے تسمانیہ کے پورے جزیرے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پلاوا کمیونٹی کو زبردستی گرجا گھروں میں داخل کیا گیا، جس نے بغاوت کی، بھڑکا دیا گیا۔ آج صرف 23,000 ابور جینز نسل کے لوگوں کی ہے۔ یہ علاقہ جنگلات سے مالا مال ہے اور یہاں کے جانور بھی دنیا سے انوکھے ہیں، اسی لیے اس علاقے کی آمدنی کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ آسٹریلیا ہسٹری کے بارے میں بتاتا چلوں، ہزاروں سال قبل اس خطے کو جنوب مشرقی ایشیا سے آئے ہوئے ماہی گیروں نے آباد کیا۔ یہ بنیادی طور پر شکاری لوگ تھے۔ ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1606 میں قطب جنوبی کی طرف سفر شروع کیا۔ ولیم جیمز زون نیو گنی پہنچا۔ یہ آسٹریلیا بھی آیا، یہاں لوگ موجود تھے۔ یورپی باشندوں نے ان انسانوں کو اب اوریجنل کا نام دیا۔ یہ نام اور یہ باشندے آج تک آسٹریلیا کی نادرن ٹرینیٹی میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ولیم کی مقامی باشندوں سے جنگیں ہوئیں، صلح ہوئی اور یہ اپنے لوگوں اور مقامی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، لیکن پھر مقامی خواتین پر دست درازی کی وجہ سے اس کی لڑائی ہوئی اور مقامی لوگوں نے اسے واپس ہالینڈ جانے پر مجبور کر دیا۔ اور آسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار 1625 میں استعمال کیا گیا۔ لاطینی میں جو جنوب میں ہو اسے آسٹریلیس کہتے ہیں۔ ولیم کے بعد اسپین کا جہاز ران لوئس ویز ڈی ٹورس آیا، لیکن مقامی آبادی نے اسے بھی بھگا دیا۔ 1622 میں برطانوی جہاز رانوں نے آسٹریلیا پر دستک دینا شروع کی، لیکن آسٹریلیا کو برطانیہ کی کالونی کیپٹن جیمز کک نے بنایا۔ یہ 1769 میں نیوزی لینڈ کے ساحل پر اترا۔ برطانیہ میں اس وقت کنگ جارج سوم کی حکومت تھی۔ کیپٹن کک نے بادشاہ کو آسٹریلیا پر قبضے کے لیے فوج بھیجنے کا کہا اور 1970 میں برطانیہ نے آسٹریلیا پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کے پاس جدید اسلحہ اور پیسہ تھا اور پھر کیا تھا، مقامی باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ جس نے سر اٹھانے کی جرت کی، بے دردی سے لٹکا دیا گیا، زبردستی مسیح بنایا گیا، یہاں تک کہ ایسے مظالم ڈھائے گئے یہ خوف کی علامت بن گیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں جب جیلیں بھر جاتی تھیں تو خطرناک مجرموں کو آسٹریلیا میں ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا اور برے صغیر سے برطانوی راج کے خلاف سر اٹھانے والوں کو کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، جو آسٹریلیا میں عقوبت خانوں کی سزا کہلاتی تھی۔ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ نئے علاقے دریافت ہوتے گئے۔ 19ویں صدی تک ادھر مزید 5 نو آبادیاں بنا دی گئیں۔ 1 جنوری 1901 کو ان 6 نو آبادیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی اور اسے دولت مشترکہ آسٹریلیا کا نام دیا، جس کے بعد آسٹریلیا آج تک برطانیہ کے زیر اثر ہے۔ برطانوی ملکہ آج بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ملکہ ہے اور یہاں کی فوج رائل آرمی کہلاتی ہے۔ حکومت کو منتخب عوام کرتے ہیں، لیکن یہ وفاداری کا حلف ملکہ برطانیہ کا اٹھاتی ہے۔ کلچر آف آسٹریلیا 1788 سے لے کر 20ویں صدی تک اینگلو سیلٹک انداز کی ثقافت آسٹریلیا میں موجود رہی۔ گزشتہ 50 سالوں میں آسٹریلیائی ثقافت پر امریکی ثقافت اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کے تارکین وطن لوگوں اور آسٹریلیا کے ایشیائی ہمسایوں کا گہرا اثر پڑا ہے۔ ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں، سرکاری طور پر آسٹریلیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ 2006 کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل آبادی کا
60% हिस्सा मसीही है, 19% लादीन कहलाते हैं, 2.6% मुस्लिम, 2.4% बुद्ध, 1.8% हिंदू और सिख, बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। खेल का ऑस्ट्रेलियावी सकाफत पर बहुत गहरा असर है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन, साइकिलिंग, कश्तीरानी और तैराकी में बहुत उम्दा टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का तो बेताज बादशाह है ही। 2000 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया पहले 5 सबसे ज्यादा तगमे लेने वाले मुमालिक में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का डायलिंग कोड +61 है और डोमेन नेम AU है। मोहतरम नाजरीन कराम, 2019 के आखिर में जंगलों में खतरनाक आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात के मजमूई रकबे का 3 हिस्सा सफेदा के दरख्तों पर मुश्तमिल है। आग के बड़े पैमाने पर फैलाव का सबब यही दरख्त है और ये दरख्त हमारे यहाँ भी सफेदा ऐसे लगाया जाता है जैसे इससे बेहतर कोई दरख्त ही नहीं है। आज ये हमारे सरों पर लटकती हुई तलवार से कम नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान होने का दर्जा मिला हुआ है, 2000 किलोमीटर पर फैली हुई है। माउंट अगस्टस को दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान माना जाता है। माउंट कोजिएस्को को सबसे बुलंद पहाड़ होने का दर्जा मिला हुआ है जो 2228 मीटर बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया मुरी रिवर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 439 छोटे छोटे दरिया बहते हैं, जबकि दरिया डार्लिंग भी अपने नाम की वजह से मशहूर है। दिलचस्प और अजीब, ऑस्ट्रेलिया में एक इलाका है, इस जगह पे एक सुर्ख रंग का खूबसूरत केकड़ा पाया जाता है। ये केकड़ा हर साल अक्टूबर से नवंबर तक इस इलाके से समंदर की तरफ हिजरत करता है। ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। इसके लिए इनको सड़क पार करके समंदर तक पहुंचना होता है। हुकूमत ने जब देखा कि हजारों केकड़े गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं तो हुकूमत ने केकड़ों की आसानी के लिए पुल बना दिए ताकि वो इस जगह से गुजरकर समंदर तक पहुंच सकें, और जहां पुल नहीं वहां साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, इससे आगे गाड़ी नहीं गुजर सकती। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। वीडियो को शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, नई वीडियो बनाने में हेल्प आउट करती है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।